गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम.आर. सन ढोलना में। जो मैं ये चैनल बनाया है, मैंने क्लास 10th की साइंस और क्लास 12th की बायोलॉजी, जो मैं आज आपका अध्याय पढ़ाऊँगा, जो आपका चैप्टर होगा आज 2 है यानी कि 2, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं मानव जनन। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी। एक पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि मनुष्य जो है कैसे जनन करता है और मादा में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो मैंने आपको ये पार्ट 1 में बताया था, और पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 की 2 वीडियो बनाई थी। उसमें पार्ट 2 में मैंने बताया था कि मनुष्य में कौन कौन से अंग होते हैं, प्राथमिक अंग कौन होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग कौन होता है, ये मैंने पार्ट 2 में बताया था। आज मैं पार्ट 3 की वीडियो बना रहा हूँ, जो चैप्टर था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो इस चैप्टर यानी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मानव में कौन कौन से लैंगिक अंग होते हैं। तो टॉपिक यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मानव यानी मनुष्य है, मैन। तो सबसे पहले हम मैन के अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से अंग होते हैं जो जनन करने में उनकी सहायता या हेल्प करते हैं। उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि उनकी संरचना कैसी होती है, उनका क्या वर्क होता है, उनका क्या कार्य होता है, इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या वर्क होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, मैन में किस टाइप से होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मेल में स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद में आता है फीमेल में ओवम का निर्माण कैसे होता है। ओवम मीन्स माने अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो आज का टॉपिक है नर जनन अंग। तो मेल में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनम कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनका वर्क क्या होता है। फर्स्ट टाइम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन पीरियड, प्रजनन काल कब स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले ये जानेंगे कि मनुष्य में जो प्रजनन काल होता है वो कब प्रारंभ होता है। तो मेल में रिप्रोडक्शन पीरियड किस उम्र में स्टार्ट होता है। ऐसा तो है नहीं है कि इन्फेंट ने जन्म लिया, इन्फेंट बोलते हैं हम, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को शब्दों को यूज करूँगा। इन्फेंट मीन्स माना होता है शिशु। ऐसा तो नहीं होता है कि इन्फेंट ने जन्म लिया यानी कि शिशु ने जन्म लिया और वो जनन करने लगा, ऐसा तो नहीं होता है। जनन करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, और पीरियड एक टाइम के बाद आता है। इन्फेंट जन्म लेता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ मीन्स माना होता है वृद्धि। तो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर इंग्लिश के कुछ वर्डों को भी यूज करूँगा मैं। तो क्या बताया, इन्फेंट जन्म लेता है, फिर उसके बाद में क्या करता है, वो ग्रोथ करता है, फिर उसका एंडोलेंसेंस कहलाता है। एंडोलेंस मीन्स माना होता है किशोरावस्था। वो क्या कहलाता है, यानी इन्फेंट जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में क्या करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं, वह उसका एंडोलेंसेंस कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है। एंडोलेंसेंस 10 से 12 ईयर तक का होता है। 10 से 12 ईयर के बाद शुरू होता है प्यूबर्टी।
प्योरिटी मीन्स माने होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश के शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, प्योरिटी मीन्स माने होता है यौवनारंभ। तो 10 से 12 ईयर्स में एडोलेसेंस होता है, फिर उसके बाद आता है प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था के बाद शुरू होता है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी, यानी यौवनारंभ में प्यूबर्टी, यौवनारंभ में ही मनुष्य क्या होता है, जनन करने में या प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है। सक्षम मीन्स माने रेडी हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पीरियड को शुरुआत, यानी कि मैं बोलता हूँ रिप्रोडक्टिव पीरियड यानी कि प्रजनन काल की प्रजनन करने के लिए वो 10 से वो मेल में जो मेल का समय होता है वो होता है 13 से 16 ईयर्स में प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाता है, और तभी स्टार्ट हो जाता है वो संतान उत्पन्न करने में। मेल में गर्ल्स में 10 से 13 वर्ष 13 की एज में, और बॉयज़ में 13 से 16 की एज में। इस एज में प्यूबर्टी शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्टिविटी करने में सक्रिय हो जाते हैं तथा चिल्ड्रंस करने में सक्षम हो जाते हैं। 10 से 12 वर्ष पहले एंडोलेंस कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, 10 से 12 वर्ष का जो समय होता है उससे पहले का समय क्या कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था में वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते। क्या बोला मैंने आपको, 10 से 12 साल का जो पहले का समय होता है वो कौन सा होता है, किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था में वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते। फिर उसके बाद में समय आता है 13 से 16 वर्ष, ये समय होता है मनुष्य का यानी बॉयज़ का, और 10 से 13 वर्ष का समय होता है गर्ल्स का। बट वो एंडोलेंस अवस्था कहलाती है। एंडोलेंस अवस्था के बाद आता है पुबर्टी। पुबर्टी में वो एक्टिव हो जाते हैं और संतान करने में भी सक्रिय हो जाते हैं। तो आपको बताया गर्ल्स में 10 से 13 और बॉयज़ में 13 से 16 ईयर्स में ऐसा क्या होता है, ह्यूमन चेंजेस होने लगते हैं, ऐसा क्या होता है, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। बॉयज़ में स्पर्म बनने लगते हैं, गर्ल्स में ओवम बनने लगते हैं, यानी कि मनुष्य में अंडाणु बनने लगते हैं, और गर्ल्स में ओवम, मनुष्य में शुक्राणु बनने लगते हैं। शुक्राणुओं को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। मनुष्य में स्पर्म बनने लगते हैं, और मादा में यानी गर्ल्स में स्पर्म बनने लगते हैं। ऐसा क्या होता है, ह्यूमन्स चेंज होने ऐसा क्या होता है, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। बॉयज़ में स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनने लगते हैं, और गर्ल्स में ओवम यानी कि अंडाणु बनने लगते हैं। जब तक स्पर्म एंड ओवम नहीं बनेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में जब तक स्पर्म और मादा में ओवम नहीं बनेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन मीन्स माने होता है निषेचन नहीं होगा, तो इन्फेंट नहीं होगा। यानी कि अगर निषेचन नहीं होगा तो इन्फेंट मीन्स माने शिशु जन्म नहीं लेगा। तो ये सब कौन से फेस में होता है, ये सब प्यूबर्टी फेस में होता है। प्यूबर्टी मीन्स माने होता है यौवनारंभ। यौवनारंभ क्या होता है,
तो मैं आपको डेफिनेशन में लिखवाते हुए चलता हूँ, यानी कि ओ यौवनारंभ क्या होता है। तो मैं बता दूँ आपको, यौवनारंभ मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन, मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का निर्माण होने लगता है तथा वे संतान उत्पत्ति प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम यौवनारंभ कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे यौवनारंभ क्या होता है, तो यहीं से लिखवाते हुए तो मैंने डेफिनेशन थी आपकी, मैंने बताया था यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी क्या होता है। जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है, याद रखना पार्ट कौन सी वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट 3 की, ठीक है। अध्याय 2 था, बायोलॉजी था, क्लास 12th था। तो आप हेडिंग डालेंगे यौवनारंभ। डेफिनेशन जितनी भी होंगी मैं लिखवाते हुए चल रहा हूं आपको। यौवनारंभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में क्या बताया था मैंने, मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे मेल में किसका बताया था मैंने, बताया था आपको आधी हिंदी और आधी इंग्लिश लेके चलूंगा। मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम का निर्माण होने लगता है। ओवम का क्या बताया था मैंने, मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम का निर्माण होने लगता है तथा वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं।
सक्षम हो जाते हैं तो उसे प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी कहते हैं। उनमें क्या चेंजेस आने लगते हैं, उनमें और भी चेंजेस आने लगते हैं। मेल में दाढ़ी मूंछ का आना, फीमेल में स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, मेल में आवाज़ मोटी होना, लड़कियों में आवाज़ का पतला एवं सुरीला होना। ये सब किस फेस में आता है, ये सारा सब यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी में आता है। इसके बाद में चलते हैं मनुष्य के नर जनन अंग। मनुष्य में कौन से नर जनन अंग होते हैं, यानी द मेल रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो पूछने के लिए ये भी आता है कि पुरुष में नर जनन अंग कहाँ स्थित होता है, पुरुष में नर जनन अंग कहाँ स्थित होता है। तो मैं आपको बताऊं, पुरुष में नर जनन अंग उदर के श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, उदर के श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। तो डेफिनेशन आप लिखते हुए चलेंगे। आप पहली डेफिनेशन लिखेंगे, यौवनारंभ क्या होता है, मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे मनुष्य में अंडाणु और स्त्री या फीमेल या मादा में अंडाणु ओवम का निर्माण होने लगता है तथा वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं, तो उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप, नर जनन तंत्र। द मेल रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। क्या होता है नर जनन तंत्र, तो मैंने आपको बताया था नर जनन तंत्र क्या होता है, कि नर जनन तंत्र कहाँ पर स्थित होता है। पुरुष में नर जनन तंत्र उदर के श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। तो लिखेंगे पुरुष में नर जनन तंत्र उदर के श्रेणी क्षेत्र में, पुरुष में नर जनन तंत्र उदर के श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है।
इसके निम्न अंग होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछने के लिए भी आता है कि पुरुष में नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मनुष्य का नर जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में, उदर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। इसमें क्या है कि निम्न अंग आते हैं। अब कौन कौन से अंग हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक बार रिपीट करके। एक जोड़ी इसमें आएगा, एक ब्रेसड़, ब्रेसड़ मनुष्य में स्थित होता है। जनन अंग जो होते हैं उनमें एक अंग होता है ब्रेसड़। दूसरा होता है एक जोड़ी ब्रेसड़, ब्रेसड़ कोश, ब्रेसड़ जालक। तो इन शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, शिश्न, दो अधिब्रेसड़, शुक्राशय, वोल्वो ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्रंथ, ये सब क्या हैं? मनुष्य के नर जनन अंग हैं। इनको मैं एक तरफ से मैं लिखवाता हुआ चल रहा हूँ मैं आपको, मनुष्य में कौन कौन से नर जनन अंग हैं। नंबर 1 क्या बताया था मैंने? ब्रेसड़ कोश। ब्रेसड़ कोश को इंग्लिश में बोलते हैं स्कोर्टम। ठीक है, क्या होता है मनुष्य में ब्रेसड़ अंग में? पहला है स्कोर्टम यानी कि ब्रेसड़ कोश। दूसरा है इसमें एक जोड़ी ब्रेसड़, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिज। तीसरा है ब्रेसड़ जालक। ब्रेसड़ जालक को इंग्लिश में बोलते हैं रेट टेस्टिज। चौथा है शुक्रवाहिकाएं। इंग्लिश में शुक्रवाहिका को बोलते हैं बासा इन्फ्रेंसिया। क्या बोलते हैं शुक्रवाहिका को? बासा इन्फ्रेंसिया। पांचवा है दो अधिब्रेसड़। दो अधिब्रेसड़ को हम बोलते हैं पेयर ऑफ इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस कितने हो गए? 5। ये पहले कॉपी करो, इसे एक कॉपी पर लिख लो आप। इसके बाद में मैं और बताता हूँ। अभी रह गए शुक्रवाहिका, 2 शुक्राशय, 2 स्क्लनवानियाँ। पहले लिखो इनके लिए, तो मैं आगे जो इसके ऊपर फिर दोबारा मिटा के फिर लिखता हूँ मैं। पांच हो गए। छठा है आपका 2 शुक्रवाहिनी।
दो शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के लिए हम बोलते हैं पेयर ऑफ बासा डिफरेंशिया। क्या है? दो शुक्रवाहिनी को पेयर ऑफ बासा डिफरेंशिया। सातवां है आपका दो शुक्राशय। शुक्राशय को बोलते हैं पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। 8 मूत्रमार्ग। यूथेरा। नमा है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। 10वां है आपका 11वां वोल्वो यूथ्रेल ग्रंथि। 11वां होगा आपका दो स्खलन वाहिनी। बारहवां है आपका शिश्न, लास्ट, यानी कि पेनिस। ठीक है, तो ये हैं, ये सब क्या है? मनुष्य के जनन अंग हैं। ये सारे क्या हैं? मनुष्य के जनन अंग हैं। अब इसके बाद मनुष्य का जनन अंग बनाना है, मनुष्य का जनन तंत्र अंग बनाने हैं। ये सारी आप एक लाइन में याद करेंगे। दो शुक्राशय, दो शुक्रवाहिनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ बासा डिफरेंशिया। दो शुक्राशय, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, मूत्रमार्ग को यूथेरा, प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड, वोल्वो यूथ्रेल को वोल्वो यूथ्रेल ग्लैंड, दो स्खलन वाहिनी, लास्ट आता है आपका शिश्न। और उससे पहले मैंने बताया था, डिलीट कर दिया था, उससे पहले ब्रेसड़ कोश, ब्रेसड़, और थे 3 आपके। तो ये क्या है? सारे 12 हैं, 12 अंग, 12 हैं। 12 का एक फिगर बनाऊंगा मैं। फिगर कौन सा होगा? यानी एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी? मनुष्य की नर जनन तंत्र की। तो ये आपको क्रम बाई क्रम याद करना है, तो इससे कि आपको आसानी होगी। ये स्ट्रक्चर मेल के पार्ट के अंतर्गत आती हैं। आपको इसी क्रम में याद करना है, जो कि आप नर जनन अंग को याद करने में आसानी होगी। तो आगे पार्ट 3 है। पार्ट 4 में मैं आपका मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है वो मैं आपका बनाऊंगा मैं। और फिर आपको दो शुक्रवाहिनी कहाँ होती हैं, दो शुक्राशय कहाँ होते हैं, मूत्रमार्ग क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ये आपको चित्र बनाऊंगा, तब उसको मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।